नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित 2022 पूरा प्रश्न पत्र हल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर 2022 गणित का पूरा प्रश्न पत्र हल। तो ये आपका चतुर्थ सेमेस्टर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों एक एक करके आज के सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आज आप इस वीडियो में ये क्लियर कर पाएंगे कि आप परीक्षा में पास हो रहे हैं या नहीं। पास होने के लिए आपको 12 नंबर चाहिए। एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि अगर आपने कहीं पर गलती की है तो वहां पर आपको एक नंबर में एक नंबर मिलेगा या आधा नंबर मिलेगा या एग्जामिनर 0 नंबर देगा। तो सभी बच्चे भैया अपना जुगाड़ उगाड़ सेट करते हैं। तो जरा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अब आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन आया था, एक घटना की प्रायिकता 4/7 है तो इसका प्रतिकूल संवेगानुपात होगा। ठीक है, इसको हम अच्छी क्वालिटी में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें घटना की प्रायिकता जब अनुपात में दी जाती है, m अनुपात n दी जाती है, तो इसका फार्मूला यूज करते हैं m/m+n। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, 4/7 दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हमारा n का मान कितना हो जाएगा बताइए। 7 में से जब 4 घटेगा तो बचेगा 3 ना, तो हमारा m/n आ जाएगा 4/3। लेकिन हमें इसका प्रतिकूल बताना था, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4। तो जिन बच्चों ने पहला विकल्प टिक किया होगा वो बच्चे बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हैं। अब कुछ बच्चों ने 4/3 टिक कर दिया होगा, तब देखिए अब आपके लिए दिक्कत होगी। एक एक नंबर आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। इसका जो सही आंसर आएगा 3/4 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न बहुविकल्पी का। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस टेन ए निम्न में से बराबर है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर में होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये वैल्यू होती है हमारी कॉस स्क्वायर ए की। ठीक है, इनटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये वैल्यू होती है हमारी सेक स्क्वायर ए की। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ये जाएगा कट, बचेगा यहाँ पर 1। तो एक अब वैल्यू किसकी होती है, साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा जो यहाँ पर तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छे बहुविकल्पीय क्वेश्चन को यहाँ पर चुना गया है। डेफिनेटली हम कहेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था और काफी कठिन क्वेश्चन पेपर भी हम इसको कह सकते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 मीटर 4 मीटर एवं 5 मीटर नापों के घनापकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर गए होंगे। अब बात आ रही घनापकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा पूरा हमें ढकना है। ठीक है, तो कैसे इसको ढका जाएगा इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर गए होंगे और काफ़ी बच्चों ने सही भी किया होगा। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर आप फिगर नहीं ड्रा कर पाते तो हम आपको तरीका बता देते हैं घनाकार बनाने के लिए। एक ऐसे कर लीजिए, एक यहाँ पर ऐसे फिगर ड्रा करिए, बस ऐसे से मिला दीजिए। हो गया, आपकी आकृति क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये हम ऐसे आपको बता रहे थे। तो जरा देखिए इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा, घनाभ का जो पृष्ठ वाला फार्मूला यूज होगा। घनाभ का पृष्ठ बराबर 2L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस बी इंटू एच, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो क्या क्या 200 दिया गया, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। ठीक है, सिंपल था, सीधा था कर लेंगे। 2 3 4 5, तो सबसे पहले हो जाएगा 3 गुणे 4 प्लस का बी, 4 गुणे 5 प्लस का 5 गुणे 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये यहाँ बार रहेगा, 4 3 12, 4 5 20, 5 3 15। सबको जोड़ लिया जाए, कितना आ जाएगा, 20 और 12 हो जाएगा 32। 32 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47। गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 1 9, ये आ जाएगा हमारा 94 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर 3। हर एक क्वेश्चन पर आप लोग का ध्यान सही से होना चाहिए, कहीं पर कोई भी गलती आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपका 1 नंबर कम होगा।
ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था पेपर में। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था पेपर में, अब इसको हम लोग देखेंगे। यदि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। यदि लिखा है यहाँ पर अंडर रूट में, ठीक है, यदि अंडर रूट में 2 की पावर n बराबर 64, तो हमें यहाँ पर n का मान बताना था। तो ये कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये ऐसे लिखा था ना, 2 की पावर n बराबर 64। ठीक है, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, अब इसको हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में काफी बच्चे गलती कर जाते हैं और बहुत से बच्चे बिल्कुल सटीक आंसर देते हैं। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, पहले जरा समझिए। 2 से भाग करिए इसको, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे 16, 2 से भाग करेंगे 8, 2 से भाग करेंगे 4, 2 से भाग करेंगे 2, 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर यहाँ कितनी होगी, ऐसे लिखिए 2 की पावर n बराबर 2 की पावर यहाँ पर 6 हो गया। अब दोस्तों देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर n, जो ये रूट लगा है इसको 1/2 लिख सकते हैं, बराबर 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि 2 की पावर n, ये जो 1/2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा को 2 इंटू 6 का हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर n का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 12। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गाइस, इस बार पीएनपी ने जो प्रश्न आपके सामने रखे हैं, एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं रखे कि सीधे देखते ही आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टफ पेपर हम इसको कह सकते हैं, कठिन से कठिन पेपर कह सकते हैं। अब देखते हैं आज का अंतिम बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और इसका परिमाप होगा। अब बताइए, विकर्ण की लंबाई दी गई और परिमाप पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक समचतुर्भुज हम लोग बना देते हैं, विकर्ण की लंबाई हम देख लेते हैं, ए बी सी डी और ओ मान लेते हैं। विकर्ण की लंबाई मतलब यहाँ पर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, अगर इसको हम 8 मान लेते हैं और इसको 6 मानेंगे, टोटल ये हमारी 8 है। तो ये डिवाइड कितने भागों में होगी, आधी 4 इधर आधी 4 इधर। एक 6 सेंटीमीटर तो 6 ये 6 ये, तो ये एक तरफ हो जाएगी 3, एक तरफ हो जाएगी 3। ठीक है, ऐसे। तो इसका परिमाप निकालना है, तो पहले इसकी हमें एक भुजा निकालनी पड़ेगी ना, ये वाली भुजा निकालेंगे तो ये 90 अंश पर काटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कड़, क्या हो जाएगा, कड़ बन जाएगा। तो कड़ का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हमारा होगा 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 प्लस 16, यह हो जाएगा हमारा 25। ए बी स्क्वायर बराबर, या ए बी का मान हमारा निकल कर आ जाएगा अंडर रूट 25 या बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें इसका परिमाप निकालना था, तो परिमाप तो बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 गुणे 5, यह आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन का भी दोस्तों जो लेवल था वो इतना आसान नहीं था। मतलब इस बार भैया पीएनपी ने जो पहले 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूछा है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन थे। जिन बच्चों की तैयारी नहीं रही होगी, डेफिनेटली हम कह सकते हैं वो 5 में से बहुत ज्यादा नंबर पा रहे होंगे, तो 3 या 2 पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपने 5 में से 5 क्वेश्चन पा लिया, मतलब नंबर पा रहे हैं अपने दम पर, बिना नकल करें, तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस पेपर में कम से कम 12 प्लस स्कोर आसानी से करेंगे। ठीक है, अब चलिए शुरू करेंगे आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पेपर में क्या पूछा गया था, यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर हो तो उस गड्ढे की आपको गहराई ज्ञात करनी थी। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए आयतन निकालने के लिए v बराबर एल क्यूब का फार्मूला यूज करते हैं। हमें आयतन कितना दिया गया था, v का मान दिया गया था 13.824 बराबर एल क्यूब। यहां से हम एल क्यूब या एल बराबर लिख सकते हैं क्यूब रूट में 13.824। अब काफी बच्चे डर गए होंगे कि भैया इसको सॉल्व कैसे करें, इतना खतरनाक क्वेश्चन। कुछ नहीं है, एल बराबर आप लिख सकते थे, क्यूब रूट के अंदर ही रहता है ये 13। ये दशमलव जब आप हटाएंगे, रुकिए बताते हैं आपको, दशमलव यहाँ पर लगाना, दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 जीरो और आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है कुछ आपको, एल बराबर लिख सकते हैं, ये दोस्तों जो 13.824 है ना, ये 24 का क्यूब होता है। ठीक है, अब जो बच्चे रट्टा मार के गए, हमने आपको बता रखा है कम से कम 1 से लेकर 30 तक के आपको क्यूब बिल्कुल रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए।
ठीक है, और 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर आप याद कर सकते हैं। अब जो बच्चे याद रखे होंगे उनका तुरंत निकल गया होगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 24 का क्यूब है, और दोस्त 1000 का मतलब होता है ये 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है हमारा 1000 होता है, तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये आएगा हमारा मीटर में। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, एल बराबर आ जाएगा 2.4, भाग करेंगे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मीटर में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको क्यूब याद था अच्छे से उन बच्चों ने कर लिया होगा, नहीं तो बाकी बच्चों ने यहाँ पर समय की अच्छी खासी बर्बादी की होगी। अब देखते हैं आज का अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऊपर शीर्ष न आने की संभावना प्रतिशत में आपको ज्ञात करनी थी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे कर लिए होंगे। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो टोटल संभावना क्या बनेगी, 2 की पावर n, मतलब दो सिक्के हैं ना तो 2 की पावर 2, तो टोटल हमारी संभावना बनेगी 4। क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि पहले हमारी हेड हेड आ जाए, एक संभावना ये है। दूसरी संभावना ये हो सकती है हेड और टेल आ जाए। ठीक है, तीसरी संभावना ये हो सकती है कि टेल और हेड आ जाए। चौथी संभावना ये हो सकती है कि दोनों बार टेल आ जाए। दो सिक्के उछालेंगे तो यही तो संभावना बनेगी। अगर आपके घर में दो सिक्के हो तो एक बार उछाल कर देख भी सकते हैं। ऊपर शीर्ष न आने की संभावना, शीर्ष मतलब हेड, ठीक है, नहीं आने की संभावना यहाँ ये दिख रही ना, एक में इसमें टेल टेल दिख रहा है, तो टोटल 4 संभावनाएं हैं। शीर्ष न आने की संभावना कितनी होगी हमारी, हो गई हमारी 1/4। ठीक है, तो हमें इसको निकालना था प्रतिशत में। जो भी संभावना थी इसको सिंपल सा परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो परसेंटेज आ जाएगा 25%। ये क्वेश्चन भी हम कठिन कहेंगे, आसान क्वेश्चन नहीं था। जिन बच्चों ने दिमाग लगाया होगा वही बच्चे कर पाए होंगे। ठीक है, तो सही है, तो आप एक नंबर अपना जोड़ लीजिए यहाँ पर। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, यदि a बराबर 60 अंश हो तो साइन ए कॉस ए का मान आपको ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर साइन ए की जगह लिख देंगे 60 माइनस कॉस 60। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। एलसीएम सेम है तो 2 यहाँ रहने देते हैं, √3 - 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये आसान सा हम क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको साइन 60 की वैल्यू नहीं पता थी या कॉस 60 की, तब आप इस प्रश्न को नहीं कर पाए होंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, x² - x - 6 के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड में तो आप गलती कर ही नहीं सकते अगर आपने हमारी वीडियोस को देखा होगा, सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर लिखा था x² माइनस का x - 6। ठीक है, पहले हमें लाना है 6, तो कैसे आएगा 6, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा। 3 में से 2 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस का 3x प्लस का 2x करेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा प्लस क्यों किए, 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, -x आ जाएगा, -6। यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं करना होता। ठीक है, अगर आपको वैसे घटा कर देख लेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 3, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 3 बचेगा। दोनों में x - 3 x - 3 दोनों तरफ से हमारा कॉमन हो जाएगा x - 3, तो हमारा बचेगा x और प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, एक नंबर और अपने जोड़ते हुए चलिएगा। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, हर एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल दिया गया 480 वर्ग सेंटीमीटर, यदि इसकी चौड़ाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो सीट का परिमाप ज्ञात करना था। ठीक है, आयताकार सीट का जो क्षेत्रफल है इसका फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे में चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख लीजिए 480, लंबाई नहीं पता इसको हम l मान लेते हैं, चौड़ाई 200 दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा l बराबर क्या हो जाएगा, 480/12, 12 कम 12, 12 चौके 48, 0, तो हमारा l का मान आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। हमें निकालना था परिमाप। बताइए, एक नंबर के क्वेश्चन में पहले तो भैया भुजा निकाली गई है, मतलब इसकी लंबाई निकाले हमने। अब बताइए परिमाप भी निकाला, मतलब अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। एक नंबर में इतनी आसानी से नंबर पीएनपी इस बार देने वाली नहीं थी। परिमाप बराबर हो जाएगा, इसका जो फार्मूला होता है सिंपल था, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, लेकिन अच्छा खासा समय आपका लिया होगा। लंबाई की जगह आप 40 कर देंगे,
चौड़ाई की जगह क्या था हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 2, 40 और 12 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 52, 52 दूनी 104 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे गलती की होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए होंगे, बिल्कुल नहीं करना था। यहाँ पर भी अगर आपने गलती की होगी तो भैया एग्जामिनर आपका आधा नंबर काटने में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। अगर आपने इतना किया 104 सेंटीमीटर निकाल दिया तो 1 नंबर आपके बन गए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और ये आज का अंतिम अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, एक वृत्त की परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर, इस वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी थी। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि दी गई है 22, 2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू में r। अब 22 से 22 ये कट जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा हमारा 7 बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर, या r बराबर हम लिख सकते हैं 7/2। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना तो या भाग करके दे देंगे तो r बराबर हो जाएगा 3.5, किसमें दिया रखा है सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर, ये करना था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पहले 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए, 6 अति लघुत्तरीय हो गए। अब आप लोग अपने नंबर जोड़ते हुए चलिएगा। अब चलिए शुरू करेंगे आज के लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पेपर में क्या पूछा गया था कि एक शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई दी गई थी 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई थी 6 सेंटीमीटर। शंकु का हमें आयतन ज्ञात करना था। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक शंकु बना लेना चाहिए, तब ऐसे प्रश्नों को करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शंकु बनाते हैं पहले। ठीक है, तो कुछ ज्यादा कठिन नहीं होगा, तो बस हमारा शंकु बनके तैयार हो गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई थी हमारी 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई थी 6 सेंटीमीटर, ये हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना था। इसको मान लेते ए है, ये पॉइंट बी है, बीच में ये हो गया सी। हमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, इसकी ये ऊंचाई। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे, 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इधर ले आएंगे डायरेक्ट तो यहाँ बचेगा हमारा ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 100 में से 36 घटेगा, बचेगा 64 बराबर ए बी का स्क्वायर। यह हमारा ए बी का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 64, इसका मान आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसकी हाइट पता चल चुकी है। तो अब हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, जो बच्चे हाइट निकाल ले गए होंगे उनके लिए यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है, वी या वैल्यू कहिए इसको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वी बराबर हो जाएगा 1/3, पाई रहने देते हैं, आर का मान हमारा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इंटू एच में हमारा आ गया था 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/3 पाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, गुणे में हो जाएगा 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा इसको हम देखते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 अठे 96, 96, ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा v बराबर वैल्यू में ना, तो ये हो जाएगा हमारा घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर इसको क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जितने बच्चों ने कर लिया होगा उनको मिलेगा पूरे 2 अंक। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हमें क्या निकालनी थी, इसकी हाइट निकालनी थी, ऊंचाई निकालनी थी, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि नवीन एक 11 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज के लंबाई के अनुदिश मोड़कर दोनों सिरों को जोड़कर मतलब बेलन बनाता है। बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। एक 11 सेंटीमीटर लंबाई है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है, मतलब 11 सेंटीमीटर ये लंबाई है, 4 सेंटीमीटर ये चौड़ाई है, आयताकार। ठीक है, ऐसे इसको देखते हैं पहले। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको चौड़े आयताकार कागज के लंबाई के अनुदिश मोड़कर, मतलब ये लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे। जब ये मोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दोनों सिरों को एक दूसरे से मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा होने वाला है। जो ये चौड़ाई रहेगी ये हाइट में परिवर्तित हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई में आ जाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई में आ जाएगा,
11 सेंटीमीटर देखिए ये वृत्त की परिधि बन जाएगा। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर ये हो जाएगा 11, यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे 11/2 इंटू पाई। यह आर बराबर हो जाएगा 11/2 और पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो हमारा आर का मान आ जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा आर का मान आ चुका है, तो हमें बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है सिंपल था, V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। V बराबर हो जाएगा, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर का मान है हमारा 7/4, 7/4 का होल स्क्वायर इंटू एच का मान हमारा 4 है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 22/7 गुड़े 7 के स्क्वायर था ना, 7 गुड़े 7/4/4 गुड़े 4, एक 4 से एक 4 कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा हमारा 11, मतलब 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 11 7 77 हो गया, बटे में 2 हो गया, 2 से भाग कर लीजिए, 2 3 6। ठीक है, 1 से 1 2 8 16, 2 5 10, ये हमारा आ जाएगा 38.5। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना हमारा, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर इसमें हम लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें करना था, तो ऐसे क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि नीचे दी गई सारणी की संचय बारंबारता ज्ञात करते हुए हमें माध्यिका निकालनी थी। एक तरफ हमारा पद का नाम दिया गया था, एक तरफ हमें बारंबारता दी गई थी। तो ऐसे लिख सकते हैं, पद का नाम, एक तरफ लिखेंगे बारंबारता, एक तरफ लिखेंगे संचय बारंबारता। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग रो कॉलम बना लेंगे। पद का नाम हमारा क्या रहेगा 4 6 8, इधर देखिए 1 2 7 10 12 14, यहाँ पर पूरा देखिए उतार लेंगे। काफ़ी बच्चे इसको बहुत अच्छे से किए होंगे, बहुत बच्चे नहीं कर पाए होंगे। देखिए क्वेश्चन पेपर तो भैया इस बार हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा आप लोग का पेपर कठिन था। ठीक है, 9 11 18, 5 और 4। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना था। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे हम क्या लिख लेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको पूरा उतार लेंगे। तो ये कैसे निकलते हैं, पहले इसकी संचयी बारंबारता 1 हो जाएगी, 1 में 2 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 में 7 को जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, 10 और 9 को जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, 19 और 11 को जोड़ेंगे ये हमारा 30 आ जाएगा, 30 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 48 आ जाएगा, 48 में 5 जोड़ेंगे 53 आ जाएगा, और 53 में 4 जोड़ेंगे 57 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ टोटल बारंबारता अगर जोड़ लेते हैं यहाँ पर टोटल, तो ये भी हमारा 57 आ जाएगा, जो कि एक विषम संख्या है। विषम संख्या की हमें माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, n+1/2वां पद होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमारा टोटल कितना हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्त इसको सिंपल से हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर टोटल हमारा n की वैल्यू थी 57, तो यहाँ पर हो जाएगी 57 + 1/2वां पद। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी हमारी 58/2वां पद। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29वां, ठीक है, पद। तो 29वां पद हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 30 से पहले मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या आ जा रही है, ये 12 इसी में आ रही ना, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा मतलब 19 से 30 के बीच में ये वैल्यू हमारी 12 है, तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा इसकी माध्यिका आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 12। तो ये क्वेश्चन भी देखिए आसान क्वेश्चन नहीं था, दी गई सारणी से हमें संचयी बारंबारता ही निकालना था। मतलब अगर आपने संचयी बारंबारता निकाला होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, उसके बाद अगर आपने माध्यिका निकाला होगा तो +1 नंबर और मिलेगा। तो भैया पीएनपी ने इस बार अच्छा खासा बच्चों को फंसाया है। अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी थी जिससे मतलब ठीक है 194499 में घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इसको करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं जरा देखिए, 194499 प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको आपने कुछ ऐसे तरीके से करना था। सबसे पहले 4 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ बचेगा कितना 3, यहाँ पर आएगा 4, 4 4 जोड़ लेंगे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 4 उतार देंगे। अब ये कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 4 बार, 4 चौके 16, मतलब पहले यहाँ पर लिखते जाएंगे हम लोग कि कितनी बार गया था, ये 4 बार गया था। अब फिर से हम 4 बार ले जा रहे हैं, तो 4 चौके 16 का 6, 4 8 32, 1 33। ठीक है,
तो कितनी बार गया था हमारा? 4 बार ना, यहाँ 4 लिख लेंगे। तो ये भी आसान तरीका नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 16 मतलब 14 में से 6 गया 8, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कट्टम कट्टम, यहाँ बचेगा 9 9, 4 4 8, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार ये जाएगा? ये जाएगा एक बार, यहाँ एक उतार लेंगे, 8 8 1, यहाँ बचेगा कितना हमारा? 8 1, कट्टम कट्टम। ठीक है, कितनी बार गया था? इस बार एक बार गया था। इसको जरा ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, हमारा बच रहा है यहाँ पर 18। अगर हम जो हमारी संख्या है 194499 में अगर हम 18 घटा देंगे तो कितना आएगा? 9 में से 8 गया, एक बचेगा, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, बाकी 4419। ठीक है, 18 घटाने पर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमें छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बतानी थी जिसमें से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो छोटी से छोटी संख्या बतानी थी जिसमें घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बस इसका सीधा सा आंसर कर देंगे। कौन सी संख्या वो छोटी से छोटी संख्या है? वो संख्या है 18। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने कर लिया होगा, क्योंकि अब ये आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। समीकरण हमारा दिया गया था 12x² माइनस का 11x माइनस का 15 बराबर 0। अब देखिए क्या जाता है, पहली संख्या और लास्ट का क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। 12 गुणे 15 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18, 180 आ गया। अब ऐसी संख्या में निकालना है जिसमें घटाने पर भैया हमारा कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। मतलब अगर आप 20 का गुणा 9 से कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 20 भैया 180 होता है, और 20 में से 9 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 12x² माइनस का 20x प्लस का 9x माइनस का 15 बराबर 0। ठीक है, इसको अलग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें? इसको जरा ध्यान से हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कभी गलती मत करिएगा, काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलती भी कर देते हैं। यहाँ पर हम 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 4 3 12। ठीक है, 3x माइनस का 4 5 20, प्लस का यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 का 9x माइनस का 5 बराबर 0। 3x माइनस 5 इधर भी है, 3x माइनस 5 इधर भी है, तो मतलब 3x माइनस 5 दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा। बचेगा हमारा 4x प्लस का 3 बराबर का 0। ठीक है, यही हमारा आंसर है। समीकरण को हल कर लिया हमने। या तो आप ये लिख सकते हैं 3x माइनस 5 बराबर 0, या तो x का मान निकाल सकते हैं 5/3, और यहाँ से x का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा माइनस का 3/4। ठीक है, वैसे हमें बस समीकरण को हल ही करना था, तो यही पर हम आंसर कर देंगे, बाकी आगे बात नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? देखिए जरा क्वेश्चन नंबर अब 17। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी थी। मतलब पहले लिखा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले मान लेते पुत्र की जो आयु थी, 5 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी वो कितनी थी? x वर्ष थी। ठीक है, और 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पहले पिताजी की जो आयु थी मान लेते हो कितनी थी? 3 गुनी, मतलब 3x वर्ष थी। ठीक है, और फिर बोला गया है कि 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसको भी जरा ध्यान दीजिए। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो गाइस देखिए, हमें एक बात यहाँ पर पता है कि हमने निकाल दिया कि भैया जो 5 वर्ष पहले की आयु थी, अब यहाँ से हम निकालेंगे वर्तमान की आयु। 5 वर्ष पहले का हमें पता चल चुका है, तो हमें यहाँ पर वर्तमान
में जो पुत्र की आयु बनेगी कितनी बनेगी, वर्तमान में पुत्र की आयु बनेगी x+5, ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों पिताजी की जो आयु बनेगी वो बनेगी 3x+5। ये देखिए वर्तमान आयु हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक और बात लिखी है कि 10 वर्ष के बाद, अब आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष के बाद क्या आयु बनेगी, जरा इसको देखते हैं। 10 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु बनेगी, पुत्र की आयु बनेगी कितनी बनेगी, x+5 में 10 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा x+15, ठीक है। और पिता की आयु क्या बनेगी 10 वर्ष के बाद, 3x, 10 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x+15, ठीक है। ये हो गया, ये डेटा है 10 वर्ष के बाद का। तो दोस्त अगर आपने इतना कर लिया तो बस समझ लीजिए आपका आंसर आने वाला है। और देखिए लास्ट में क्या लिखा है कि 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 2 गुनी। मतलब पुत्र की आयु कितनी दी गई है, x+15 है तो इसका 2 गुना कर दीजिए, x+15 बराबर पिता की आयु 3x+15। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x+30 हो जाएगा बराबर 3x+15, ठीक है। ये 15 इधर जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा इसको जरा देखते हैं। तो ये आएगा हमारा 15 इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15। मतलब ऐसे इसको करते हैं 30 - 15 कर लेते हैं बराबर 3x माइनस का 2x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 15 बराबर यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू x का मान हमारा 15 आ जाएगा। अब हमें बताना था, क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया था पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने निकाला था वर्तमान में पुत्र की जो आयु थी x+5 थी, पिता की आयु थी 3x+5। मतलब 15+5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 वर्ष हमारी आ जाएगी, पुत्र की आयु वर्तमान में है। और पिताजी की जो आयु आएगी 3x, मतलब 3 गुणे 15 प्लस का 5, तो आ जाएगा 15 या 45 प्लस 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 50 वर्ष, ठीक है। अब चलिए इसको हम आपको समझा देते किया कैसे हमने, ठीक है। एक बार जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन में यह बोला गया था कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले मान लेते कि हमारी पुत्र की जो आयु थी वो x साल थी, ठीक है। और जो पिताजी की आयु होगी वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब 5 वर्ष पहले की बात है तो वर्तमान में क्या होगा, तो वर्तमान में हमने ये मान लिया x+5 पुत्र की है तो 3x+5 पिता की है। और उसके बाद बोला 10 वर्ष के बाद, तो दोनों में 10-10 और जोड़ दिया हमने, ठीक है। और लास्ट में बोला क्या है 10 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो ये जो हमने स्टेप लिखा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, प्रश्नानुसार, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन 18 नंबर। अब देखते हैं आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। यदि कोण ADC 140 अंश हो, ADC 140 अंश हो तो कोण BAC ये बताना है हमें, और बताना है हमें बस BAC का ही मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे अब हम इसको जरा देखते हैं। कोण D प्लस कोण B कितना हो जाएगा, पहले ये बताइए, चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। मतलब कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश हो जाएगा हमारा। D की वैल्यू दी गई है 140 प्लस कोण B बराबर 180 अंश, तो यहाँ से हमारा कोण B का वैल्यू आ जाएगा 40 अंश। 180 में से 40, देखिए ऐसे करेंगे, इसको एक स्टेप और कर देते हैं, 180 माइनस 140 करेंगे तो हमारा कोण B का मान आ जाएगा 40 अंश। ये हमारा आ गया 40 अंश, ठीक है। इतना निकल गया। और देखिए उसके बाद देखिए क्या है, जो हमारा कोण C होगा ये क्या होगा, कितना होगा बताइए, ये होगा हमारा 90 अंश। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसको भी जरा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी बार बच्चे गलती कर जाते हैं। और उसके बाद हमारा देखिए ये 90 अंश हो गया, ये 40 अंश हो गया। तो अगर हम त्रिभुज ABC की बात कर ले, लास्ट में हमारा त्रिभुज बच रहा है ABC, तो तीनों कोणों का योग आपको पता है कितना होता है, किसी भी त्रिभुज में 3 कोण का योग होता है 180 अंश। तो हमें कोण A का मान निकालना, हमें क्या निकालना था, कोण BAC का मान निकालना, BAC, ठीक है। हमें कोण BAC का मान निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश, ठीक है, माइनस का हो जाएगा हमारा 90 अंश, और प्लस में जोड़ लेंगे 40 अंश, तो जो घटाएंगे वही आएगा, आंसर हो जाएगा। तो 180 में से घटा लेंगे 9 5 9 4 13, 130 अंश, घटाने पर आएगा हमारा 50 अंश।
यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम फिगर के माध्यम से आपको इसको समझा देते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन भी था और ठीक है, इसका जो वैल्यू है 50। देखिए जरा समझिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोड डी और यहाँ पर कोड बी। ये क्या बना है? अर्धवृत्त में बना कोड है। ठीक है, मतलब अर्धवृत्त में नहीं, पहले ये समझिए। ये देखिए बोला गया है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो जो ये कोड डी और कोड बी, इस दोनों का वैल्यू जो होगा हमारा कोड डी प्लस कोड बी का, ये होगा 180 अंश। तो हमारे यहाँ बी का वैल्यू आ जाएगा 180 में से जब 140 अंश घटेगा तो हमारा कोड बी का मान आ जाएगा 40 अंश। ये जो कोड सी है 2 से ये अर्धवृत्त में बना कोड है, इसलिए ये समकोड होगा, ये 90 अंश हो जाएगा। ये 40 अंश आ गया, तो ये कितना आएगा? 9 4 13, 180 में से 130 अंश घटा लेंगे तो 50 अंश आ जाएगा। बस यही आंसर था। तो ऐसे करना था गाइस। तो टोटल आज के हमारे 18 क्वेश्चन अब हो चुके हैं और आप हर एक क्वेश्चन का नंबर मिलाइएगा और देखिए आपका कितना नंबर मिल रहा है। तो एक बात हम क्लियर आपको बताए वीडियो के अंदर, ये पेपर अब तक का सबसे कठिन पेपर में से एक है गणित का। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको दिमाग लगाना था। फ्री के नंबर भैया 4th सेमेस्टर में कहीं नहीं मिल रहे हैं। नंबर जोड़ लीजिए, अगर फेल होने की स्थिति है तो देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।